पति जी, आप आ गए। बैठिए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। बिजली, माँ कहाँ है? माँ जी तो अपने कमरे में है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जल्दी से भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रात हो जाती है। जब बिजली कभी सो जाती है तो बादल कप्पा अपनी माँ के पास जाता है। माँ जी, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ बेटा, क्या करूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, नींद नहीं आ रही थी। चलिए माँ जी, आज मैं आपको सैर पर लेकर जाता हूँ, फिर देखिएगा आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। रात के अंधेरे में बादल कप्पा अपनी माँ को लेकर कुएं के पास जाता है। बेटा बादल, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। माँ, इस कुएं में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खाते ही आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बस जरा आगे झुक कर तो देखें। जैसे ही सावित्री आगे झुकती है तो बादल कप्पा अपनी माँ को जोर से धक्का दे देता है। सावित्री कुएं में गिर जाती है। सावित्री की एक दर्द भरी चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा छा जाता है। बादल कप्पा हंसता हुआ नीली कपी के पास चला जाता है। अगली सुबह बिजली कपी घबरा जाती है क्योंकि उसकी सास घर पर नहीं थी। बादल, माँ जी कहाँ है? उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो ठीक से उड़ भी नहीं पाती। फिर अचानक रात को वो कहाँ गायब हो गई? बिजली, मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था। हो सकता है माँ जी बाहर घूमने फिरने गई हो। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो जाकर देख लो माँ को। जरूर दाल में कुछ काला है। बादल को तो अपनी माँ की जरा भी चिंता नहीं। मैं ही जाकर देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए बिजली कभी अपने घर से निकलती है और वो रोती हुई कोमल चिड़िया के पास जाती है। कोमल चिड़िया अपने पति बंटी के साथ बैठी थी। कोमल बहन, माँ जी नहीं मिल रही। मुझे तो बादल पर शक है। उसी ने कुछ किया है माँ जी के साथ। वो तो पहले ही अपनी माँ से बहुत लड़ता था कि सारी जायदाद उसके नाम कर दे। बिजली बहन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ हाँ बंटी भैया, बताइए क्या बात है। मैं जब कल दूसरे जंगल से आ रहा था तो रास्ते में नदी के किनारे बादल कव्वे को नीली कवि के साथ देखा। वो पंखों में पंख डाले हंस हंस कर बातें कर रहे थे। हाय हाय, मुझे तो पहले ही बादल पे शक था कि वो जरूर किसी दूसरी कवि के चक्कर में है। तभी तो कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की। बिजली बहन, चुप कर जाइए। चलिए माँ जी को ढूंढते हैं। हो ना हो ये उस लालची नीली कवि और बादल की कोई साजिश होगी। फिर बिजली कवि, बंटी चिड़ा और कोमल चिड़िया वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कबूतर मिलता है। कबूतर भैया, क्या तुमने मेरी माँ जी को देखा है कहीं? नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी माँ जी को कहीं नहीं देखा। कबूतर भैया, माँ जी रात से गायब है और वो अभी तक घर नहीं लौट कर आई। कवि बहन, शांत हो जाओ। तोता रात को घूम रहा था जंगल में, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो। चलो उसी के पास चलकर पूछते हैं। फिर वो सभी पक्षी तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, क्या आपने बिजली की सासू माँ को देखा है कहीं? हाँ हाँ, देखा था रात को मैंने। वो बादल कव्वे के साथ पुराने कुएं की ओर जा रही थी। बादल के साथ? मेरा शक सही निकला। ये सब किया कराया उस बादल का ही है। कैसा बेटा है जो अपनी माँ की जान का दुश्मन है। फिर वो सभी पक्षी वहाँ से पुराने कुएं की ओर जाते हैं। बिजली झांक कर कुएं में देखती है तो सावित्री कुएं में बेहोश थी। चिड़िया बहन, माँ जी अंदर है। फिर सभी पक्षी मिलकर लंबी लंबी बेलों की मदद से सावित्री को बाहर निकालते हैं। सावित्री जिंदा तो थी मगर उसकी एक टांग टूट चुकी थी और वो बोल भी नहीं पा रही थी। अपनी सास की ये हालत देखकर बिजली कपी को बादल कपी पर बहुत गुस्सा आता है। कोमल बहन, तुम माँ जी को अपने साथ अपने घर में ले जाओ और उनका ख्याल रखो। हम अभी इस काबिल नहीं है कि बादल और उस नीली कवि का सामना कर सकें। मैं नीले पहाड़ पर जा रही हूँ अपनी दादी से जादू सीखने। जब तक मैं वापस ना आऊँ तो बादल को पता नहीं चलना चाहिए कि माँ जी जिंदा है। ऐसा कहते हुए बिजली कवि नीले पहाड़ की गार में चली जाती है और बाकी सब पक्षी बूढ़ी माँ जी को लेकर अपने साथ चली जाती हैं। बिजली कवि गार में जाकर अपनी दादी से जादू मंत्र सीखती है। आग के शोले बुलंद हुए और बिजली के परों का रंग काला नहीं बल्कि नीला चमकदार हो गया।
कुछ ही दिनों में बिजली कवि अपनी दादी से जादू सीख जाती है। वो वापस आती है और तोते से कहती है, तोते भैया, ये सोने की तरह चमकता हुआ पत्थर जाकर बादल को दे दो। ऐसा कहते हुए बिजली कवि तोते के कान में कुछ कहती है। तोता वो पत्थर लेकर बादल कवि के पास जाता है। बादल कवा अपने घर में नीली कवि के साथ बैठा हुआ था। ये देखो बादल, गजब हो गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे सच बताया था। क्या बताया था मेरी माँ ने तुम्हें? तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि कुएं के पास वाले पेड़ में इनका पुश्तैनिक खजाना छुपा हुआ है। ये देखो, ये मैं सोने का पत्थर वहीं से लाया हूँ। ये देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं। ये देखकर नीली कवि की आंखों में लालच आ जाता है और वो बादल कवि से कहती है, चलो बादल, वो सारा खजाना हमारा है, अभी जाकर ले लेते हैं। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। जैसे ही वो उस पेड़ की खोखर में जाते हैं तो अचानक बाहर से खोखर बंद हो जाती है। अरे बादल, ये क्या हो रहा है? मुझे तो तुम्हारी माँ की आवाज सुनाई दे रही है। तभी सावित्री वहाँ आती है। बादल, मेरे बेटी, मेरे पास आओ, कुएं में बहुत ठंड है। अपनी माँ को देखकर बादल कौवा चीखने लगता है। नहीं नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। ये सब इस नीली कवि का किया धरा है। इसी ने कहा था कि तुम्हें मारने से हमें खजाना मिलेगा। तभी बिजली कवि वहाँ आती है। बादल, तुमने अपनी माँ को मारने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें ऐसा मजा सिखाऊंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे। ऐसा कहते हुए बिजली कवि अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और नीली कवि को एक चमगादड़ में बदल देती है। नीली, तुम्हारी यही सजा है। अब तुम एक चमगादड़ बनकर ही रहोगी। और बादल कवि को एक ऐसी सजा देती है जो मौत से भी बदतर थी। बादल, तुमने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया। आज से तुम एक ऐसे काफे हो जो कभी काई काई नहीं कर सकेगा। जब भी तुम बोलोगे तो तुम्हारी चोंच से गधे की आवाज निकलेगी। नहीं बिजली, माफ कर दो मुझे। फिर बिजली कवि अपना जादू कवि पर करती है और अपनी सास को लेकर वहाँ से चली जाती है। तिलकवा अब जंगल के जिस कोने में जाकर भी बैठता, जब भी वो बोलने की कोशिश करता तो गधे की आवाज सुनकर परिंदे इसे पत्थर मारकर भगा देते और नीली कवि अंधेरी गारों में छुपी रहती है। हाय हाय पक्षियों, देखो मेरा सब कुछ लुट गया। मेरी जादुई घड़ी चोरी हो गई है। हाय मेरा भाग्य, अब ये मेरा महल जैसा घर बर्बाद हो जाएगा। बादल कवि की माँ सावित्री ऐसे चिल्ला चिल्ला कर पक्षियों को बुला रही थी। चिड़िया, भोजन छोड़ो। लगता है जो बरगद वाले बड़े पेड़ पर कौवों का घर है, वहाँ किसी ने चोरी की है। माँ जी की वो घड़ी कोई मामूली चीज नहीं थी। वो तो सदियों पुराने उनके परिवार की एक निशानी थी, जिसे माँ जी बहुत संभाल कर रखती थी। हाँ तोते, देर ना करो। मुझे तो पहले ही शक था बादल कवि पर। वो अपनी माँ और पत्नी की पीठ पीछे उस पिंकी कवि के साथ कोई खिचड़ी पका रहा है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया और चीकू तोता कौवों के घर जाते हैं। वहाँ बादल कौवा बड़ी चालाकी से अपनी माँ के आंसू पोंछ रहा था। माँ, रोए मत। मैंने सुबह सवेरे देखा था बिजली कवि आपके कमरे से दबे पांव निकल रही थी और उसके पंखों में कुछ छुपा हुआ था। तभी पड़ोसन की पिंकी कवि भी वहाँ आ जाती है। हाँ माँ जी, बादल ठीक कह रहा है। वो जा रही थी मेरे घर के बाहर से। मैंने पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने मुझे जवाब नहीं दिया और घबराकर उड़ गई। हो ना हो वो घड़ी जरूर उसी ने ही चुराई है, ताकि शहर के जंगल जाकर वो उस घड़ी को बेचकर अमीर बन सके। ये सारी बातें सुनकर सावित्री को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, ये सब झूठ है। मैंने कुछ भी नहीं किया। तेरा यकीन अब मैं कैसे करूं? तू तो मुझे मारना चाहती है ताकि इस घर पर कब्जा कर सके। सुबह तू ही मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। हो ना हो तू ही चोरनी है। माँ जी, मैं तो आपके कमरे की सफाई कर रही थी। आपकी घड़ी को मैंने पंख तक नहीं लगाया। चुप कर जा चोरनी, इसी वक्त निकल जा मेरे घर से, वरना मैं बास पुलिस को बुला लूंगी।
फिर सावित्री और बादल कव्वा उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल देते हैं। बिजली कव्वी रोती हुई वहाँ से चली जाती है और नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी कोमल चिड़िया, तोता और कबूतर बिजली कव्वी के पास आते हैं। बिजली बहन, हौसला रखो, हम जानते हैं तुम बेगुनाह हो, लेकिन सच साबित करने के लिए हमें वो घड़ी ढूंढनी होगी। बिजली, वो एक जादुई घड़ी है, वो तो बस सच्चे पक्षी के हाथ में ही टिक टिक करती है और झूठे के हाथ में वो उल्टी चलने लगती है और काले धुएं भी निकालती है। मुझे ये सब बातें मेरी माँ ने बताई थी। लेकिन चिड़िया बहन, वो घड़ी कहाँ होगी और किसने चुराई होगी? हाँ कबूतर भैया, इसी बात का पता लगाने के लिए हमें नीली वादियों में जाना होगा, जहाँ एक बूढ़ी चील रहती है, के पास जादुई शक्तियाँ हैं, वो जरूर हमारी मदद करेगी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सब दोस्तों ने मुझ पर विश्वास किया। फिर बिजली कव्वी, तोता, कबूतर और चिड़िया नीली वादियों की ओर चले जाते हैं। रास्ते में वो पहाड़ों पर से गुजरते हैं जहाँ उल्लू पहरा देते थे, लेकिन बाहर कोमल चिड़िया अपनी चालाकी से उन्हें चकमा देती है और वो सब पक्षी आगे बढ़ जाते हैं। वो सब नीली वादी में पहुँच जाते हैं जहाँ बूढ़ी चील की गुफा थी। बिजली कव्वी सारी बात चील को बताती है। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बेटी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है। बदले में मुझे एक दिन के लिए अपने गले की आवाज देनी होगी। बताओ, क्या तुम तैयार हो? हाँ हाँ माँ जी, मैं अपनी आवाज देने के लिए तैयार हूँ। जंगल में मेरी बहुत बदनामी हुई है, मुझे अपनी इज्जत बचानी है। ऐसा कहते हुए बूढ़ी चील बिजली कव्वी को नीली ऐनक देती है और कहती है, इसे पहनकर तुम चोर के वो निशान देख सकोगी जो हमारी आँखों को नजर नहीं आते। उधर चिड़िया के कहने पर चिंकी तोती पिंकी कव्वी से दोस्ती का ड्रामा रचाती है। अरे पिंकी बहन, मुबारक हो, अब से तुम इस घर की मलिका हो। वैसे वो घड़ी तुमने कहाँ छुपाई है? मुझे भी तो दिखाओ, सुना है वो घड़ी बहुत सुंदर है। हाँ हाँ तोती सहेली, वो घड़ी तो बादल ने पुराने पीपल के पेड़ में छुपाई है। आज रात जब सब सो जाएंगे, हम इसे निकाल कर नदी में फेंक देंगे ताकि सबूत ही खत्म हो जाए। वो काली कव्वी दोबारा इस घर में नहीं आ पाएगी, और उस बुढ़िया का क्या है, किसी समय भी मर सकती है। फिर इस बड़े घर पर मैं अकेली राज करूंगी। लेकिन पिंकी सहेली, मुझे ना भूल जाना। नहीं नहीं, तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तुझे तो मैं मीठे मीठे फल खिलाऊंगी। चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। वो जाकर सभी पक्षियों को पिंकी कव्वी की चाल के बारे में बता देती है। रात हो जाती है। बादल कव्वा और पिंकी कव्वी पीपल के पेड़ के पास जाते हैं। पीछे से बिजली कव्वी अपनी सास और सभी पक्षियों को लेकर ऐनक लगाए उनके निशानों के पीछे पीछे उड़ती है। पीपल के खोखले पेड़ में से बादल कव्वा पंख डालकर वो घड़ी निकालता है। तभी बिजली कव्वी सभी को लेकर वहाँ आ जाती है। देख ले माँ जी, घड़ी किसके पंखों में है। सावित्री ये सब देखकर बहुत दंग रह जाती है। जैसे ही बादल कव्वा वो घड़ी अपने पंखों में लेता है तो घड़ी उल्टी चलने लगती है और उसमें से काला काला धुआं निकलने लगता है। बादल, मेरे अपने खून ने मुझे धोखा दिया। तूने अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाया और मेरे पंखों से बहुत बड़ा जुल्म करवाया। नहीं नहीं माँ, मैं तो ये घड़ी बिजली से बचाकर यहाँ छुपा रहा था। झूठ मत बोलो बादल, ये घड़ी खुद गवाही दे रही है कि चोर तुम हो। तुमने ही पिंकी कव्वी के साथ मिलकर ये सारी साजिश की है। बादल, चिड़िया ठीक कह रही है। आज से मैं तुझे अपने घर से निकालती हूँ और मैं अपनी पूरी जायदाद बिजली कव्वी के नाम करती हूँ। जादुई घड़ी की चमक से बादल कव्वी के पर झड़ने लगते हैं और उसकी आवाज भी चली जाती है। अब वो एक बिना परों के और बिना आवाज के कव्वा बन गया था। उसे देखकर पिंकी कव्वी भी वहाँ से भाग जाती है। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने हीरे की कदर ना की और कांच को ही अपना समझा। आज से ये घड़ी तुम्हारी अमानत है और तुम ही इसे संभाल कर रखोगी।
सभी पक्षियों की बहादुरी ने एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाया। बरगद के पेड़ पर वो बड़ा घर अब दोबारा खुशियों से भर गया था, क्योंकि वहाँ अब झूठ की कोई जगह ना थी। सच्चाई को छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है। तो प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में कोमल चिड़िया अपने पिता के साथ रहती थी। कोमल का पिता बहुत गरीब था और जंगल से लकड़ियाँ काटकर वो अपना और अपनी बेटी का पेट पालता था। अब तो चंदू चिड़े को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी थी। कोमल बिटिया अब बड़ी हो गई है, इसकी शादी भी करनी है, लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं। ऐ ऊपर वाले, अब तेरा ही आसरा है, तू मेरी कोमल के लिए किसी अच्छे से चिड़े को भेज दे। एक दिन कोमल चिड़िया मटका उठाए नदी पर पानी भरने जाती है। तभी दूसरे जंगल का एक अमीर चिड़ा वहाँ से गुजरता है। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पीकर फिर आगे का सफर शुरू करता हूँ। ऐसा सोचते हुए बंटी चिड़ा नदी के पास जाता है, जहाँ उसकी नजर कोमल चिड़िया पर जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है। बस मैंने सोच लिया है, शादी करूँगा तो इसी चिड़िया से करूँगा। कुछ दिनों बाद बंटी चिड़ा बिजली कवि को साथ लेकर कोमल चिड़िया का रिश्ता मांगने आता है। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा है। बंटी चिड़ा दूसरे जंगल का अमीर चिड़ा है। एक बार तुम अपनी बिटिया की शादी कर दो, देखना राज करेगी राज। बंटी चिड़ा रिश्ते के लिए मान जाता है। कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया की शादी बंटी चिड़े से हो जाती है। बंटी, अब मुझे सोने के कंगन दो। तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारी शादी कोमल चिड़िया से करवा दी। हाँ हाँ कवि बहन, ये लो सोने के कंगन। तुम्हारी वजह से ही मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। फिर बंटी चिड़ा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे जंगल अपने घर जाता है, जहाँ बंटी चिड़े की माँ और उसकी भाभी कोमल को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती हैं। लेकिन सावित्री अपने बेटे के लिए चुप कर जाती है। ठीक है माँ जी, गरीब देवरानी आई है, अभी से घर का सारा काम करवाया जा सकता है। कोमल चिड़िया उस घर में आ तो गई थी, लेकिन हर समय उसकी सास उस पर बहुत गुस्सा करती थी। न जाने किन गरीब पक्षियों के घर से मेरा बेटा तुझे ब्याह कर ले आया है। ना ही दहेज दिया और ना ही कभी कुछ भेजते हैं। देख अपनी बड़ी जेठानी को, उसके मायके से हर रोज नए नए गिफ्ट आते रहते हैं। माँ जी, मेरे पिता के पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो मुझे कुछ भेज नहीं सकते। जा जा, सारे तेरे बहाने हैं। जाकर रसोई में भोजन बना, फिर आकर मेरे पाँव दबा देना। ठीक है माँ जी। काम छोटा हो या बड़ा, हर काम कोमल चिड़िया को ही करना पड़ता था, जबकि कोमल चिड़िया की जेठानी किसी काम को भी पंख नहीं लगाती थी। दीदी, मुझे अपने पिता को फ़ोन करना है, क्या आप मुझे अपना फ़ोन दे सकती हैं? मेरे पास फ़ोन नहीं है और मेरे पिता की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, बस इसीलिए पूछना था। बस इसी वजह से मुझे गरीब पक्षियों से नफरत है। यहाँ आई नहीं कि मांगना शुरू कर दिया। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं अपने भिखारी बाप से बात करने की, जा काम कर। बेचारी कोमल चिड़िया रोते हुए अपने कामों में लग जाती है, लेकिन उसका ध्यान अपने पिता की ओर ही था। एक दिन कोमल चिड़िया घर के बाहर खड़ी हुई थी कि उसे कबूतरी मिलती है। कोमल, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर कोमल चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। कबूतरी बहन, आप ये क्या कह रही हैं? पहले मेरी माँ चली गई और अब मेरे पिता भी। सोचा था माँ का प्यार सास की शक्ल में मिल जाएगा, लेकिन मैं तो यहाँ भी अभागन रही। कोमल चिड़िया का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाय उसके पति के, जो उसे प्यार करता था, लेकिन वो भी काम के सिलसिले में जंगल से बाहर ही रहता था। एक दिन चिड़िया की जेठानी चिल्लाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, कितनी देर हो गई, अभी तक मेरी कॉफी नहीं आई। देखिए ना माँ जी, इतनी देर हो गई, लेकिन आपकी छोटी बहू ने मुझे कॉफी नहीं ला कर दी। रुक जा, मैं अभी देखती हूँ उस गरीब चिड़िया को। चिड़िया की सास ठंडा पानी उठाती है
और कोमल चिड़िया के ऊपर फेंक देती है। अभी तक सो रही है महारानी, चल उठ, उठकर घर के काम कर। माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। ये सब ड्रामे हैं, चल उठ, उठकर काम पर लग जा, मैं तुझे यहाँ मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ने दूंगी। तभी वहाँ बंटी चिड़ा आ जाता है और वो अपनी भाभी और माँ को ऐसे बातें करते हुए सुन लेता है। भाभी, ये आप मेरी पत्नी से कैसे बातें कर रही हैं? और माँ, आप देख रही हैं ना, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। ये तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर आ गया और मैंने सब कुछ देख लिया, नहीं तो मैं कभी जान ही नहीं पाता कि तुम मेरी पत्नी के साथ कितना अत्याचार करते हो। अब मैं अपनी पत्नी के साथ इस घर में नहीं रह सकता। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़ा अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर सावित्री की बड़ी बहू तो अमीर घर से थी, इसलिए वो किसी भी काम को पंख नहीं लगाती थी। इस वजह से सावित्री को ही अब घर के सारे काम करने पड़ते थे। अब उसे कोमल की अहमियत का एहसास होने लगता है। एक दिन सावित्री की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी वो घर के काम करती रही। मेरी जब छोटी बहू इस घर में आई थी तो कभी उसने मुझे किसी काम को पंख नहीं लगाने दिया और सब कुछ कितने अच्छे से संभालती थी। और दूसरी ये मेरी बड़ी बहू है जिसे मेरी जरा भी परवाह नहीं। काम करने के बाद सावित्री अपने घोंसले में लेट जाती है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। ओहो, एक काम वाली चली गई और दूसरी ये काम वाली अब फिर से घोंसले में लेट गई। मुझे बहुत भूख लगी है, एक काम करती हूँ, आज अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ। पारो चिड़िया अपने लिए खाना बाहर से ऑर्डर करती है और अकेले बैठकर खाने लगती है। तभी कोमल चिड़िया और उसका पति वहाँ आते हैं। देखिए ना बंटी जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को फोन कीजिए। तभी बंटी चिड़ा जाता है और बुलबुल डॉक्टर को लेकर आता है। बुलबुल सावित्री का चेकअप करती है और उसे दवा देती है। उस दिन कोमल चिड़िया अपनी सास के पास ही रहती है। वो अपनी सास के लिए खिचड़ी बनाती है और समय समय पर दवा भी देती